19 जुलाई 1976 फ्रांसीसी शहर नीस में एक सुरक्षित बैंक की तिजोरी नहीं खुल रही थी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी। ये सोसिएते जेनरल बैंक की तिजोरी थी जो अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता था। 20 टन वजन का एक दरवाजा पिछले 75 साल से तिजोरी की रक्षा करता आ रहा था। सोमवार का दिन था और कस्टमरों की लाइन बढ़ती जा रही थी। 4 घंटे में भी जब दरवाजा नहीं खुला तो मेंटेनेंस करने वालों को बुलाया गया। उन्होंने देखा कि ताले तो ठीक काम कर रहे हैं, फिर दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से जाम हो गया है। आखिरकार बगल की दीवार तोड़ने का फैसला किया गया ताकि तिजोरी वाले कमरे में घुसा जा सके। आखिर में दीवार टूटी, लेकिन फिर जो सामने नजर आया वो बेहोश करने वाला था। बैंक लुट चुका था। कई लॉकर टूटे पड़े थे। रुपये, पैसे, सोने, चांदी, गहने सब कुछ गायब। इस जगह पर दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी हो चुकी थी। दरवाजे को अंदर से वेल्डिंग कर दिया गया था। यही वजह थी कि वो सही चाबी लगाने के बाद भी नहीं खुल पा रहा था। बैंक लूट की सबसे अनोखी घटना घट चुकी थी। और यहाँ दीवार पर एक नारा लिखा था, बिना हथियार, बिना आग और बिना हिंसा। वहाँ खाना भी बिखरा पड़ा था और क्यूबन सिगार के टुकड़े भी, मानो बैंक लूटने के बाद लुटेरों ने वहाँ पार्टी की हो। फ्रांसीसी पुलिस के मुंह पर ये एक जोरदार तमाचा था। उन्होंने इस अनोखे मामले को क्रैक करने का फैसला किया और फिर जो डिटेल सामने आई वो आपको दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर देगी। तो जरा आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आपको यह वीडियो पूरा देखना जरूरी है, जिसमें हर मोड़ पर एक नया रोमांच पैदा होने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की अद्भुत कहानियां आपसे मिस ना हो। सोसिएते जेनरल फ्रांस के सबसे प्रतिष्ठित बैंकों में गिना जाता है, जिसके इस नीस ब्रांच में लगभग 4000 लॉकर थे। इसकी सुरक्षा एक तरफ मेटल का मोटा दरवाजा करता था तो दूसरी तरफ 12 इंच मोटी सीमेंट की दीवार। इसे भेद पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। बैंक को अपनी सुरक्षा पर इतना भरोसा था कि उसने यहाँ अलार्म सिस्टम भी नहीं लगाया था। लेकिन लुटेरों ने यहाँ से कम $10 मिलियन का माल लूट लिया था। इनमें कैश के अलावा भारी मात्रा में सोना और जेवरात लूटे गए थे। ये 1970 के दशक की बात है। उस वक्त अपनी बेशकीमती चीजें लोग बैंक के लॉकरों में ही रखते थे। शहर के रईसों ने इस बैंक में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी संजो कर रखी थी। लूट के लगभग 3 महीने बाद पहला सुराग मिला, जब कुछ लोग सोने के एक बिस्कुट को बेचने शहर के दूसरे बैंक पहुंचे। बिस्कुट के नंबर की जांच करने पर पता चला कि ये लूटे गए बैंक का ही सोना है। पूछताछ और जांच बढ़ने पर एक फोटोग्राफर का नाम सामने आया, अल्बर्ट एस्पिजियारी। पुलिस ने अल्बर्ट को उसके घर से दबोच लिया। उसने शुरू में तो पुलिस को खूब गुमराह किया, लेकिन बाद में टूट गया और गुनाह कबूल कर लिया। अल्बर्ट ने जो बताया वो फ्रांसीसी पुलिस के लिए भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। अल्बर्ट ने सबसे पहले इस बैंक में एक खाता खुलवाया और वहां एक लॉकर लिया। वो अक्सर बैंक जाने लगा। लॉकर के पास आमतौर पर बैंक अधिकारी नहीं होते, क्योंकि वे अपने ग्राहकों को कुछ प्राइवेट समय देना चाहते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर अल्बर्ट ने वहां के हर कोने की फोटोग्राफी की। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होने का फायदा ये था कि कोई ये सवाल नहीं करता कि वो कैमरा लेकर बैंक के अंदर क्यों जा रहा है। अल्बर्ट को पता था कि बैंक के अंदर हजारों लॉकर हैं और इन्हें खाली करने के लिए उसे काफी वक्त की जरूरत पड़ने वाली है। इस काम के लिए उसे एक फुल प्रूफ प्लान की जरूरत होगी। बार बार सोचने के बाद उसने तय किया कि वो अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम के जरिए बैंक के अंदर पहुंचेगा।
लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं था। सबसे पहले वो सिटी हॉल पहुंचा और किसी तरह शहर के सीवर सिस्टम का नक्शा हासिल कर लिया। ये सिस्टम शहर के ट्रैफिक के बीच से होकर गुजरता था और उसके अंदर ऐसी बदबू फैलती थी जिसे बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। वो पहली बार जब सीवर के अंदर घुसा तो उसे सिगार पीकर बदबू से निपटना पड़ा। वो बैंक के सबसे नजदीक वाले सीवर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसे सही जगह मिल गई। यहाँ कोई 30 फुट की सुरंग खोदनी होगी। ये बहुत मुश्किल काम नहीं दिख रहा था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी सीवर लाइन के ऊपर हेवी ट्रैफिक की। और अगर खुदाई में बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता तो इसकी आवाज बहुत दूर तक जाती और कई लोग इसे नोटिस कर सकते थे। उसने तय किया कि छोटे छोटे औजारों से इस काम को अंजाम दिया जाएगा। प्लान तो बन चुका था, लेकिन इसे पूरा करने के लिए उसके पास साधन नहीं थे। आखिर में उसने मार्साई शहर के एक गैंग के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। उसने वहां के रैट डिगर से मुलाकात की जो इस प्लान में शामिल हो गए। उन्हें पता था कि उनकी जिंदगी अब बदलने वाली है। अल्बर्ट किसी भी कीमत पर प्लान फेल नहीं होने देना चाहता था, तो हर संभव कदम उठा रहा था। वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करके अपने साथियों से संपर्क करता और पुलिस के खतरे को लेकर हर वक्त सजग रहता। लेकिन सीवर के अंदर टनल बनाना एक दूभर काम था। जगह बहुत संकरी थी और ताजी हवा का कोई स्कोप नहीं था। खुदाई करने वालों के लिए यह काम आसान नहीं था। एक दिन उसके गैंग का एक मेंबर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और सीवर के अंदर बेहोश हो गया। इसके बाद अल्बर्ट ने उन लोगों को छोटी छोटी टीम में बांटने का फैसला किया और तय किया कि कोई भी टीम एक बार में 10 मिनट से ज्यादा काम नहीं करेगी। यहाँ तक कि एक डॉक्टर का भी इंतजाम किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने पास के एक गैरेज से बिजली का कनेक्शन चुराया और सुरंग के अंदर वेंटिलेटर इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद काम आसान हो गया। फिर भी बैंक की आखिरी दीवार तक पहुंचने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। इस दौरान अल्बर्ट और उसकी टीम सीवर के अंदर खुदाई करती रही। अब उनके सामने सिर्फ एक आखिरी दीवार बची थी जो 12 इंच मोटी सीमेंट की थी। इस दीवार को भेदने के लिए उन्हें ड्रिलिंग मशीन की जरूरत पड़ी। अल्बर्ट को एक बार तो लगा कि ड्रिलिंग मशीन की आवाज बाहर तक पहुंच जाएगी, बल्कि उसने बाहर जाकर एक बार मुआयना भी किया कि कहीं आवाज बाहर तो नहीं आ रही। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने बैंक में घुसने के लिए वीकेंड का वक्त चुना। तारीख थी 17 जुलाई 1976, दिन शनिवार। वीकेंड में बैंक के अंदर तो कोई नहीं था, लेकिन अल्बर्ट को इस बात का खतरा सता रहा था कि वे तय वक्त में अंदर पहुंच भी पाएंगे या नहीं। आखिरकार इतवार के तड़के वे दीवार छेदने में कामयाब रहे। एक एक करके उनके सारे मेंबर अंदर तिजोरी के पास पहुंच चुके थे। यहाँ उन्होंने पहला काम किया कि मेटल के दरवाजे को वेल्डिंग मशीन से वेल्ड कर दिया। अब अगर किसी को शक हो भी जाए और वो अंदर आना भी चाहे तो उन्हें भागने के लिए काफी वक्त मिलेगा। इसके बाद उन्होंने बैंक के अंदर लूट को अंजाम दिया। वे लोग घंटों सेफ तोड़ते रहे और वहां जमा पैसे और जेवरात जमा करते रहे। इस दौरान उन्होंने वहां खाना पीना और पार्टी भी की। पुलिस ने बाद में वहां से खाने के जूठन और सिगार के टुकड़े जुटाए। जब बैंक खुलने में सिर्फ 4 घंटे का वक्त बचा तो अल्बर्ट ने अपनी टीम को अलर्ट किया कि यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। वे लोग करीब 4000 लॉकरों में से कोई 400 को तोड़ने में सफल हो चुके थे, जिससे $10 मिलियन का माल जमा हो चुका था। आखिर में अल्बर्ट ने अपने बैग से एक स्प्रे निकाला और बैंक की एक दीवार पर लिख दिया, बिना हथियार, बिना आग और बिना हिंसा। अल्बर्ट और उसकी टीम पूरे 27 घंटे तक बैंक के अंदर रही। उसकी गिरफ्तारी के बाद रैट डिगर्स गैंग के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और सुनवाई चलने लगी। हफ्ते दर हफ्ते पुलिस और जांच एजेंसियों को नए नए क्लू मिलने लगे। हालांकि पैसा अभी तक रिकवर नहीं हो पाया था, पर ऐसा लग रहा था कि अल्बर्ट इस जांच में सहयोग दे रहा है। जांच एजेंसियों को भनक भी नहीं थी कि इसके पीछे अल्बर्ट की एक चाल थी। आखिरी दिनों की सुनवाई के दौरान उसने जज से कहा कि वो शुरू से पूरी बात बताना चाहता है और इस बात को दिखाना चाहता है कि उसने इस काम को कैसे अंजाम दिया। वो एक नक्शे की बात करने लगा और नक्शा जज तक पहुंचा दिया गया, पर जज नक्शे को समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे में अल्बर्ट अपनी जगह से उठकर जज के पीछे पहुंचा और नक्शे पर उन्हें दिखाने लगा कि उसने कहां से खुदाई शुरू की और आखिर में कहां तक पहुंचा।
ऐसे में एक पल ऐसा भी आया जब लोगों का ध्यान उससे हट गया। अल्बर्ट बस इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। उसने जज के पीछे वाली खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। जज का ऑफिस पहली मंजिल पर था और छलांग लगाने के बाद वो एक कार की छत पर गिरा। वहां गुलाटी मारकर वो सड़क पर पहुंचा जहां उसका एक साथी मोटरसाइकिल लिए इंतजार कर रहा था। अल्बर्ट मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया। इसके बाद वो कहां गया कोई नहीं जानता। अलबत्ता पुलिस को चिढ़ाने के लिए वो अनजान जगहों से अपनी तस्वीरें जरूर भेजा करता। अगले कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। साल 1979 में अचानक उसकी मौत की खबर आई। कुछ जगहों पर रिपोर्ट किया गया कि उसकी मौत कैंसर से हुई। फ्रांसीसी मीडिया ने यह भी रिपोर्ट की कि उसका शव एक सुबह उसकी मां के घर के बाहर लावारिस हालत में पड़ा मिला।